नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पापा आपने तो कहा था दादी और दादाजी कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, फिर वो यहाँ कैसे। 33 साल का निर्भय जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है और अपना काम वो पूरी ईमानदारी से निभाता है। उसके ऑफिस में भी सभी लोग उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं, चाहे वह उसके सहयोगी हो या उसके नीचे के तबके के लोग या उसके बॉस। सभी लोग उसके व्यवहार और काम से खुश हैं और वह सभी लोगों का बहुत ही ध्यान रखता है और जितना भी वह सहयोग कर सके उतना वह सभी के लिए करता है। निर्भय की फैमिली में उसकी बीबी रीमा, उसके 2 जुड़वा बच्चे, 4 साल की बेटी नव्या और बेटा अवनव और उसकी माँ उषा देवी और पिताजी परमानंद जी रहते हैं। उन सभी लोगों में आपस में बहुत ही प्यार है और सभी मिलजुल कर रहते हैं। निर्भय के घर के आस पड़ोस के लोगों में भी उनके परिवार की बहुत इज्जत है। लोग आपस में उनके घर की मिसाल देते हैं कि कितना अच्छा बेटा है जो अपने माँ पापा को आज के ज़माने में भी इतना प्यार और सम्मान देता है। जहाँ एक तरफ समाज में माँ बाप बच्चों पर बोझ बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्भय उनसे बिना इजाज़त के कोई काम नहीं करता। घर के सभी बड़े छोटे निर्णय में उनकी सहमति ज़रूरी होती है। निर्भय अपने माँ पापा की इकलौती औलाद है और वह बिना किसी स्वार्थ के अपने माँ पापा की सेवा करता है। कोई भी व्यक्ति निर्भय को घर में देखकर यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। उसके इस तरह से व्यवहार देखकर सभी लोग उसकी परवरिश को ही महान बताते हैं। उसके जानने पहचानने वाले लोग सभी उसके माँ बाप की परवरिश का ही मीठा फल बताते हैं जो निर्भय को उसके संस्कारों के रूप में मिला है। निर्भय के पिता परमानंद जी एक सरकारी नौकरी से रिटायर आदमी हैं। अब वह सारा दिन मज़े से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा करने में ही बिताई है और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखी है और अब वो अपनी बची ज़िंदगी को आराम और आनंद के साथ जीना चाहते हैं। उनका दिन भर का अब यही रूटीन रहता है कि सुबह उठकर नित्य क्रियाकर्म के बाद सैर पर जाना, पूजा पाठ करना, दोस्तों के साथ गपशप करना, कभी अपने घर पर और कभी दोस्तों के घर पर, और जब भी समय मिले तब उन्हें पुराने गाना सुनना अच्छा लगता है और कभी कभार भजन सुनने के लिए पास ही के एक मंदिर में अपनी पत्नी उषा देवी जी के साथ चले जाना और बच्चों के साथ खेलना। वहीं दूसरी ओर परमानंद जी की पत्नी और निर्भय की माँ उषा देवी जी भजन कीर्तन करना, सुबह उठते ही मंदिर जाना, अपनी बहू के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना और सारा दिन बच्चों के साथ खेलने और अपने पति परमानंद जी के हमारे ज़माने वाले किस्से कहानियों को सुनते हुए ही समय व्यतीत करती हैं और कभी कभी अपनी उम्र वाली सहेलियों के साथ समय बिता लेती हैं। दोनों ही पति पत्नी इसी तरह से अपना सारा दिन गुजारते हैं और इसमें दोनों ही लोगों को न कोई परेशानी है और न ही कोई शिकायत है। दोनों ही लोग बहुत खुश हैं। निर्भय की हमेशा से ही एक आदत रही है कि वह जब भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर वापस आता तो अपने माँ पापा के साथ समय ज़रूर व्यतीत करता। उन लोगों के पास बैठना, उनसे उनके दिन भर का हाल चाल पूछना और अपना बताना, इन सभी बातों को वो उनके साथ शेयर करता था। वह और उसकी पत्नी रीमा दोनों लोग उनके साथ ही बैठते और सभी साथ में चाय पीते, खाना खाते। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता था जब सबने साथ में खाना न खाया हो या समय साथ न बिताया हो। परमानंद जी के सभी दोस्त उनकी अच्छी किस्मत से जलते हैं कि जहां आज के ज़माने में बड़े बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है, उनके लिए समय नहीं है, ऐसे समय में उनका बेटा उन्हें समय देता है, उनका हाल चाल पूछता है, उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, अच्छे बुरे सभी फैसलों में उनकी राय लेता है। एक आदर्श बेटा है उनका। आज के समय का श्रवण कुमार है और तो और उनकी बहू रीमा, वो भी अपने सास ससुर की सेवा बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह से ही करती है। यदि कोई यह न जानता हो कि वह उनकी बहू है तो सब उसे उनकी बेटी ही समझते हैं। उन सब का बहुत ही आदर्श परिवार है। सभी लोगों के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं और बच्चे भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में हंसी खुशी से उन सब का समय गुजरता रहता है। अपनी अपनी ज़िंदगी में सभी लोग बहुत खुश हैं। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है और ऐसे ही दिवाली का त्यौहार आ जाता है।
सभी लोग दिवाली को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। शॉपिंग करते हैं, तरह तरह के कपड़े, घर को सजाने के लिए रंग बिरंगे चीज़ें सभी लाई जाती है। और घर की साफ सफाई में निर्भय भी अपनी पत्नी का हाथ बटाता है। वैसे तो उनके घर पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी वह अपने हाथ से घर को सजाना चाहते हैं। निर्भय घर के बेसमेंट को साफ करने के लिए जाता है। बेसमेंट को साफ करते करते उसकी नज़र कोने में रखी टेबल के ऊपर एक डायरी पर पड़ती है, जिसके ऊपर बहुत ही सारी धूल जमी हुई है। वो उस डायरी को उठाता है और उस पर जमी धूल को अपने हाथों से साफ करके उसे देखता है। उस डायरी को देखते ही उसे उसके बचपन की याद आ जाती है। वो सोचने लगता है कि इस डायरी को उसने अपने दादाजी के पास देखा था। वो डायरी उसके दादाजी की है, जिसमें वो हमेशा कुछ न कुछ लिखा करते थे। उस समय निर्भय बहुत छोटा था, तब वह कुछ समझने लायक नहीं था कि उस डायरी में क्या लिखा है। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, पर अब उसे उस डायरी को पढ़ने की बेचैनी होने लगती है कि उसके दादाजी उस डायरी में क्या लिखते थे। वो जानने के लिए उत्सुक होने लगता है। निर्भय सारा काम छोड़कर डायरी को अपने साथ उसे पढ़ने के लिए ले जाता है। कमरे में जाते समय वो अपनी पत्नी रीमा को अपने साथ एक कप कॉफ़ी लेते हुए आने को कहता है। जैसे ही वो डायरी को पढ़ने बैठता है, उतनी ही देर में उसकी पत्नी रीमा कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर कमरे में आ जाती है। निर्भय के हाथ में डायरी को देखते ही रीमा उससे डायरी के बारे में पूछती है कि यह किसकी डायरी है। निर्भय उसे डायरी कैसे मिली और वो किसकी है इसके बारे में बताता है। वह उसे बताता है कि कैसे उसने अपने बचपन में वो डायरी अपने दादाजी को लिखते हुए देखा था। वो उस समय तो कभी जान नहीं पाया कि उसमें वो क्या लिखते थे, पर आज वो उस डायरी को पढ़ना चाहता है। उसमें लिखा हर एक शब्द देखना चाहता है। यह बात सुनकर रीमा उसे कॉफ़ी का मग हाथ में देकर कमरे से चली जाती है और उसे पढ़ने में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इस बात का आश्वासन देती है। निर्भय ने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए डायरी का पहला पन्ना पलटा। निर्भय के पन्ना पलटते ही उसके ऊपर दिन और तारीख के साथ कुछ लिखा हुआ है। वह पढ़ना शुरू करता है। पहले पन्ने पर उसके दादाजी ने अपने परिचय के साथ डायरी से दोस्ती स्थापित की है और उस डायरी के साथ कुछ वादे किए हैं, जैसे कि कुछ भी हो जाए पर वह डायरी को लिखना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यह डायरी उन्होंने जब वह 12वीं क्लास में थे तभी से लिखना शुरू किए थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया है कि वह कौन है और अभी क्या करते हैं। उनके परिवार में उनके पिताजी, माताजी, 2 बड़ी बहन और एक छोटा भाई हैं। उन्होंने उसमें अपना नाम बताया है कि उनका नाम जुगल किशोर है। यही सब सामान्य बातें लिखी है और आगे भी वह लिखते रहेंगे। इस वादे के साथ डायरी के पहले पन्ने पर लिखना बंद किया है। निर्भय डायरी का दूसरा पन्ना पलटता है। उस पन्ने पर पड़ी तारीख और पहले पन्ने की तारीख में काफ़ी दिनों का अंतर होता है। उसमें लिखी तारीख से साफ जाहिर है कि उसको काफ़ी अंतराल के बाद लिखा गया है। निर्भय उसे पढ़ना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि उसमें दादाजी ने अपनी शादी के बारे में लिखा है कि घर पर सब बातें कर रहे हैं कि जुगल किशोर के 12वीं पास करते ही उसकी शादी करवा दी जाएगी और उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया है और आगे की पढ़ाई वह करना चाहते हैं तो आगे जारी रख सकते हैं, परंतु कुछ जिम्मेदारियों के साथ। उसमें उसके दादाजी ने लिखा है कि इस शादी के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इस शादी से वह खुश हैं या दुखी। उनके लिए कुछ भी अलग नहीं है, वह सभी चीज़ों से सामान्य है। यही सारी बातें लिखते हुए वह डायरी को लिखना बंद कर देते हैं, दोबारा लिखने के वादे के साथ। निर्भय तीसरा पन्ना पलटता है। उसमें भी पहले की ही तरह तारीख में अंतर है, पर इस बार लिखने का अंतर पहले से काफ़ी है। उसमें लिखी बातों से साफ पता चलता है कि उनके 12वीं के पेपर हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया है। वह अच्छे अंकों से पास हुए हैं और दादाजी की शादी भी हो गई है और वह अब अपनी शादी से बहुत खुश हैं। वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन दे चुके हैं और शादी की वजह से ही उन्होंने डायरी काफ़ी समय के बाद लिखी है। उन्होंने निर्भय की दादी विभाश्री के बारे में भी बताया है कि वो बहुत ही सुंदर और संस्कारी महिला है। उसने उनके घर को बहुत अच्छे से संभाला है। विभाश्री के साथ सभी लोगों का समय कैसे बीतता है यह उन्हें पता भी नहीं चलता है और पढ़ने के साथ साथ वह अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में भी हाथ बटाने लगे हैं। वह अपने जीवन में बहुत खुश हैं। इसी तरह की बातों को लिखने के बाद वह दोबारा डायरी लिखने के वादे के साथ लिखना बंद कर देते हैं।
वो पन्ने आगे पलटता है, उसे भी काफ़ी समय के बाद लिखा गया है। उस पन्ने पर उसके पिताजी यानी परमानंद जी के दुनिया में आने की खुशखबरी के बारे में लिखा है और उनके पिताजी बनने से वह कितने खुश हैं इस बारे में उन्होंने अपने दिल का हाल लिखा है। इस बात से वह बहुत खुश हैं कि पारिवारिक दुनिया में उनका ओहदा बढ़ने वाला है, वो किसी बच्चे के पिता बनने वाले हैं। आगे के पन्नों को वो थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ता है और एक सरसरी सी नज़र से इस समय तक उसके पिताजी और उनकी छोटी बहन जो उनसे उम्र में 3 साल छोटी है उसका जन्म हो जाता है। वो सरसरी नजरे से पन्ने पलटता जाता है क्योंकि उन पन्नों पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे और दादाजी के पिताजी के स्वर्गवास के बारे में लिखा है और दादाजी पढ़ लिख कर एक नौकरी पर कार्यरत हैं। उन्हीं सब बातों के बारे में लिखा है। जल्दी जल्दी पन्ने पलटते हुए उसकी नज़र एक पन्ने पर टिक जाती है क्योंकि उस पन्ने पर उसके पिताजी परमानंद जी की शादी का जिक्र है। वह थोड़ा रुकता है, कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते हुए उसे ख़त्म करके मग को टेबल पर रखते हुए वह पलंग पर लेट जाता है और डायरी को आगे पढ़ता है। उस पन्ने पर उसके दादाजी ने उसके पापा परमानंद जी की शादी का जिक्र किया है। उसके बारे में लिखा है कि आज उनकी शादी है और उस डायरी ने कब से उनका साथ दिया है, कि आज उनका बेटा कितना बड़ा हो गया है, कि आज बहू ला रहा है। और इस बात से दादा और दादी जी कितने खुश हैं। उनके घर उनकी लक्ष्मी आ रही है और कैसे बहुत ही ज़ोरों शोरों से उसके आने की तैयारी की जा रही है। इन सभी बातों को पढ़कर निर्भय थोड़ा भावुक हो जाता है। वह मन ही मन यह सोचने लगता है कि यह बात कितनी सही है कि एक बाप का अपने बच्चों के प्रति प्यार और खुशी एक बाप बनकर ही समझी जा सकती है। वह सोचने लगता है कि आज मैं भी एक बाप बन गया हूँ और अपने बच्चों के प्रति क्या खुशी होती है वह मैं भी आज समझ सकता हूँ। उसके बच्चे आज कुछ भी अच्छा करते हैं तो सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है और उसे बहुत ही खुशी होती है। यह सोचते सोचते वह पन्ना आगे पलटता है। उस पन्ने पर उसके दादाजी ने उसकी माँ उषा देवी जी के घर पर परमानंद की दुल्हन के रूप में आने का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे घर पर बहू का स्वागत किया गया, शादी कैसे हुई, कौन कौन शादी में खुश था और कौन नाराज था। उन्होंने डायरी में सभी बातों का व्याख्यान इस तरीके से किया है कि कोई भी व्यक्ति उसे पढ़कर शादी में अपनी मौजूदगी महसूस कर सकता है। एक एक बात को शब्दों में बड़े ही सलीके से पिरोया गया है जिससे उनकी भावनाओं का आसानी से पता चलता है कि वो इस शादी से कितने खुश हैं और अपनी बहू के आने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनकी पत्नी विभाश्री भी बहू को लाकर बहुत खुश हैं। कैसे वो सारा दिन अपनी बहू के आगे पीछे उसके नाच उठाने के लिए घूमती रहती हैं क्योंकि वह दोनों ही बहू से बहुत प्यार करते हैं और परमानंद की बहन भी भाभी का बहुत ध्यान रखती है। घर में एक आनंद भरा माहौल है। यह सब पढ़कर निर्भय को ख्याल आता है कि क्यों न वो अपने दादाजी की डायरी अपने पापा को पढ़ने के लिए दे, वह भी इन सभी बातों को पढ़कर बहुत खुश हो जाएंगे। यह ख्याल आते ही वो पलंग से उठकर अपने माँ पापा के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे से निकल ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है और वह समय देखता है और मन में सोचता है कि अभी तो यह समय उनके आराम करने का है, अभी उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो रुक जाता है और वापस से पलंग पर लेटकर डायरी पढ़ने के लिए खोल लेता है। निर्भय डायरी को पढ़ने के लिए आगे पन्ने पलटता है तो न जाने क्यों वो डायरी पढ़ते पढ़ते एक असमंजस सी स्थिति में आ जाता है। वह अचानक से पलंग से उठकर अपने कमरे में चक्कर लगाने लगता है। निर्भय थोड़ा रुकता है, डायरी के उसी पन्ने को दोबारा पढ़ता है और न जाने क्यों उसके चेहरे का सुकून खो जाता है। वो पन्ना आगे पलटता है और उसे पढ़कर उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी पन्ने पलटता है और जल्दी जल्दी अपने मन में ही पन्ने पर लिखा हुआ एक एक शब्द ध्यान से पढ़ता है। इस समय तक उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे जल बिना मछली। वह अपने ही घर में घुटन महसूस करता है। वह कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी चलता है, कभी रुकता है, बेचैन होता है और पलंग के पास रखे टेबल पर पानी से भरे जग को पूरी तरह से खाली कर देता है और अंत में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जोर जोर से रोना चाहता है, चीखना चाहता है, पर वह दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए वह मन ही मन रोता रहता है। उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। बहुत देर से कमरे से बाहर न आने पर उसकी पत्नी रीमा उसे बुलाने के लिए कमरे में आती है। रीमा को कमरे में आता देखकर निर्भय अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर छुपाना चाहता है
लेकिन ऐसा करते हुए रीमा उसे देख लेती है। रीमा उसे देखकर घबरा जाती है। वह निर्भय से उसके रोने का कारण पूछती है। वह कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ है जो तुम रो रहे हो। निर्भय अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपाता और उसके पूछते ही वह रीमा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। वह चाहते हुए भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। रीमा परेशान होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर निर्भय को ऐसा क्या हुआ, वो क्यों ऐसे रो रहे हैं। वह मन में सोचने लगती है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको खुश रखने वाला और हमेशा दूसरों को हंसाने वाला इंसान आज क्यों इतना परेशान हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह निर्भय को पानी का गिलास हाथ में देकर उसे पानी पीने को कहती है। वह पानी पीकर थोड़ा नॉर्मल होता है, अपने आप को संभालता है। रीमा फिर से उससे उसके परेशान होने का कारण पूछती है। निर्भय बिना कुछ बोले रीमा के हाथ में डायरी का वो पन्ना खोलकर पकड़ा देता है जिसे पढ़ते ही बेचैन होना शुरू हुआ था। रीमा डायरी को हाथ में लेकर पढ़ने लगती है। जैसे ही रीमा ने उस पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते उसकी भी वही प्रतिक्रिया होने लगी थी जो कुछ समय पहले निर्भय की थी। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे हैं। रीमा निर्भय को देखकर कहती है कि कह दो निर्भय कि यह सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। निर्भय रीमा को कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ जो यह डायरी मैंने पापा को पढ़ने के लिए नहीं दी, अगर दे देता तो आज न जाने क्या होता। इतना कहते हुए निर्भय ने रीमा को बताया कि कैसे वो यह डायरी पापा को पढ़ने के लिए देना चाहता था, लेकिन क्यों रुक गया। थोड़ी देर तक दोनों लोग शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना है। थोड़ा रुकने के बाद निर्भय रीमा को उसके दिमाग में चल रहे विचारों को बताता है। रीमा ने भी सब कुछ जानकर सुनकर निर्भय के हर फैसले में साथ देने का वादा किया है। अब वह दोनों मिलकर उस डायरी को छुपा देते हैं कि कहीं वो किसी के हाथ में न लग जाए। अपने आप को शांत करके दोनों लोग बाहर आकर सबके साथ बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सबके साथ यूं ही दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन निर्भय सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करके तुरंत ही घर से निकल जाता है। उसे आज बहुत ही ज़रूरी काम था, पर काम को करने से पहले वो किसी को मिलने के लिए कहीं जाता है। शायद उसे किसी के बारे में पूछना था या किसी के बारे में कुछ जानना था। कुछ देर वहाँ पर बिताने के बाद वो घर वापस आ जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, बस कुछ गुमसुम सा हो गया है। न किसी को कुछ बता रहा है, न किसी से कोई बात कर रहा है। उसके इस तरह से व्यवहार करने से घर में उसके माँ पापा सभी परेशान हैं, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। सबके साथ समय बिताने वाला व्यक्ति आज अकेले रहना पसंद कर रहा है। सब अपनी अपनी जगह परेशान हैं। निर्भय की चुप्पी के कारण उसके माँ पापा बहुत चिंता में हैं कि ज़रूर कोई बात है जो वह हम सबसे छुपा रहा है। वह लोग रीमा से भी उसके इस तरह के व्यवहार करने का कारण पूछने को कहते हैं। वह यही कहकर सबको शांत करती है कि उसे कुछ नहीं पता है कि निर्भय ऐसा क्यों कर रहा है। निर्भय की माँ उषा देवी कहती हैं कि मुझसे उसकी ऐसी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। मैं खुद ही उससे पूछती हूँ कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इतना कहकर वह सीधा ही निर्भय के कमरे में जाकर उसके इस तरह से व्यवहार करने का कारण पूछती हैं। निर्भय उन्हें कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अपने कमरे से निकलकर घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद निर्भय घर वापस आता है और सीधे ही अपने कमरे में चला जाता है। वह कमरे में जाते जाते अपनी पत्नी रीमा को एक कप कॉफ़ी का साथ लेते हुए उसे कमरे में आने को कहता है। उसकी पत्नी रीमा कॉफ़ी लेकर निर्भय के कमरे में जाती है। वह कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर उसे कमरे से चले जाने को कहता है। रीमा बिना कुछ कहे बाहर आ जाती है। उषा देवी रीमा से आंखों ही आंखों में इशारा करके पूछती हैं कि निर्भय ने कुछ बताया, पर वह ना में सिर हिला देती है। वो दिन भी गुजर जाता है, पर निर्भय किसी से कुछ नहीं कहता है, ना ही बच्चों के साथ खेलता है। कुछ दिन ऐसे ही निर्भय की चुप्पी के साथ गुजर जाते हैं, पर निर्भय ने इन तमाम दिनों में न किसी से कोई बात की है और न ही कुछ बताया है। वह सीधा ऑफिस जाता और घर पर आकर अपने कमरे में चला जाता। न किसी से कोई बात करता, न कुछ कहता, बस थोड़ी बहुत औपचारिकता के अलावा। इसके इस तरह से व्यवहार को देखकर आज परमानंद जी ने बड़े गुस्से में निर्भय को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने निर्भय को थोड़ा गुस्सा करते हुए उससे उसकी चुप्पी का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, घर में सभी लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं।
देखो अपनी माँ को, बस दिन रात उसके मन में यही बात घूमती रहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, और कोई काम की परेशानी हो तो वो भी बताओ, या और कोई बात है। उन्होंने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहा कि जो भी बात है बेटा, तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारी परेशानी को समझेंगे, पर इस तरह से चुप मत रहो। और भी बहुत कुछ उन्होंने निर्भय से कहा, पर निर्भय उनकी सारी बातों को सुनकर बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से चला गया। पर कमरे से बाहर जाते जाते उसकी आंखें नम थी। दिन प्रतिदिन निर्भय का बर्ताव और भी अजीब होने लगा। जहाँ वह अपने माँ पापा का श्रवण कुमार था, वहीं आज वो न जाने कितने ही दिनों से उन लोगों से मिला तक नहीं है। वह धीरे धीरे उन दोनों से रूखा सा बर्ताव करने लगा था। उसके पिताजी परमानंद जी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर हमेशा ही वह नाकाम रहे। वह न उससे उसकी चुप्पी का कारण जान पाए और न ही उसके इस तरह से व्यवहार का। वह जब भी अपनी बहू रीमा से निर्भय के इस व्यवहार का कारण पूछते, वह हमेशा ही यह कहकर टाल जाती है कि जैसे आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, वैसे ही मुझे भी कुछ नहीं पता है। दिन गुजरते रहे, सबने हार मान ली थी कि निर्भय कुछ बताएगा, पर एक दिन अचानक निर्भय ने वैसे ही बर्ताव किया जैसे वो हमेशा से करता था। वह ऑफिस से वापस आकर सीधे ही अपने माँ पापा के कमरे में उनसे मिलने गया। उसने अपनी पत्नी रीमा को भी चाय लेते हुए माँ पापा के कमरे में आने को कहा। सब लोगों ने साथ में चाय पी, समय बिताया, बहुत सारी बातें की। सभी लोग बहुत खुश थे, पर आज कोई भी उन बीते हुए समय की बात नहीं कर रहा था जो पिछले कुछ दिनों से घटी थी। सब लोग आज के समय को जीना चाहते थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि उनका निर्भय आज फिर से उनके कमरे में वापस लौट आया था। एक दिन परमानंद जी अपने पोते के साथ खेल रहे थे कि उसके साथ खेलते खेलते परमानंद जी का चश्मा गिरकर टूट जाता है। परमानंद जी ने जोर से आवाज़ लगाकर निर्भय को अपने कमरे में आने के लिए कहा। उस समय निर्भय कुछ अपना ज़रूरी काम कर रहा था। उसने उनकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर दिया। परमानंद जी ने निर्भय को दोबारा आवाज़ लगाई, वह तब भी उनके कमरे में नहीं गया। उसने फिर से उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। निर्भय के पास में ही उसकी माँ उषा देवी बैठी हुई थी और वह सब कुछ होता हुआ देख रही थी कि कैसे निर्भय अपने पिताजी की आवाज़ को सुनकर उसे अनसुना कर रहा है। उन्होंने निर्भय को अपने हाथों से जोर से हिलाते हुए कहा कि क्या बात है बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम सुनकर भी न सुनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं भी यहीं बैठी हूँ, जब मुझे सुनाई दे रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं? निर्भय ने अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप क्यों नहीं चली जाती? मुझे परेशान मत करो, बस हर वक्त आप लोगों को दूसरे को परेशान करने के सिवा आता ही क्या है? जब देखो तब कुछ न कुछ बकबक लगी रहती है आप लोगों की। यह नहीं देखना है कि दूसरा भी परेशान हो सकता है, उसे भी कुछ काम हो सकता है, पर नहीं, बस हमेशा अपना सोचना, अपना देखना। निर्भय के मुंह से अपने और परमानंद जी के बारे में ऐसी बातें सुनकर उषा देवी जी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं होता। वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर निर्भय को ऐसा क्या हुआ है कि निर्भय ऐसा व्यवहार कर रहा है। उषा देवी जी ने निर्भय को टोकते हुए कहा कि यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई गैर नहीं, जो तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। उषा देवी जी को तेज आवाज़ में बातें करते सुना तो परमानंद जी भी अपने कमरे से बाहर चले आए और रीमा भी किचन में काम कर रही थी। वह भी अपना सारा काम छोड़कर बाहर चली आई। परमानंद जी ने बाहर आते ही उषा देवी जी से पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम इतना नाराज़ हो रही हो? परमानंद जी की बात को सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगी। उन्हें रोता हुआ देख रीमा भी थोड़ा घबरा गई कि ऐसी क्या बात हो गई है, और परमानंद जी को तो आंखों में गुस्सा उतर आया था। उषा देवी जी ने रोते रोते बोला कि पूछिए अपने बेटे से कि क्या बात है, क्या हुआ है? अब हम दोनों इस पर बोझ बन गए हैं। कहता है कि सारा दिन बस हम बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं और न ही किसी को कुछ करने देते हैं। यह सुनते ही परमानंद जी ने निर्भय पर तंज कसते हुए कहा कि तुम ही बता दो बेटा कि झाड़ू लगा लिया करें या बर्तन मांज लिया करें या तुम्हारे कपड़े धो दिया करें, तुम ही बता दो हमें क्या करना है। परमानंद जी को ऐसा कहते सुन उनकी बहू रीमा उनसे तुरंत बोली, यह तो आपकी मर्जी है, जो चाहे सो करे, बस मुझे बता देना आप लोग क्या करने वाले हैं।
तो मैं बाई को मना कर दूंगी कि आज से वो काम न करे। बहू को यह सब बातें बोलते सुन परमानंद जी और उनकी पत्नी उषा देवी एकदम सुन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने इस सब बातों की कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमानंद जी अपनी पत्नी को लेकर सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं, पर जाते जाते वो उन्हें उनके साथ किए गए व्यवहार पर कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा कह कर जाते हैं। कमरे में आ जाने के बाद वह दोनों एक दूसरे को आपस में बिना बात किए कुछ मिनटों तक देखते रहे। वह एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो मन ही मन अतीत के किसी पन्ने को खोज रहे हों। परमानंद जी अतीत के उन पलों को याद करने लगे जहाँ पर उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, और आज जो कुछ भी हो रहा था वह शायद उन्हीं गलतियों का नतीजा था। अतीत से बाहर निकलकर उन्होंने कुछ देर बाद उषा देवी को कहा कि क्यों परेशान होती हो, ऐसा होना तो तय था, पर हम फिर भी किस्मत वाले थे कि हमारे साथ यह सब कुछ अब हो रहा है। हमने जो बोया है उसे तो हमें ही काटना है, लेकिन हमने जो किया उसकी भरपाई तो हम इस जन्म में नहीं कर पाएंगे। उनकी बातों से समझ में आ रहा था कि जैसे वो अतीत की कोई बात कर रहे थे। उषा देवी जी ने अपने आंसुओं को पोंछकर परमानंद जी से कहा कि जो अतीत में हुआ उसकी तो भरपाई हम नहीं कर सकते, पर जो आगे होने वाला है उसे तो होने से रोक ही सकते हैं। परमानंद जी ने उनकी कही गई बात में हामी भरते हुए कहा कि तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कुछ और बुरा होने से पहले ही हमें वहीं चले जाना चाहिए जिसकी नौबत बाद में आए। दोनों ही लोगों ने एक दूसरे की बातों का समर्थन करते हुए अपना अपना सारा सामान बांधना शुरू कर दिया और सारा सामान बांध कर कमरे के एक कोने में रख दिया, और परमानंद जी अपना टूटा हुआ चश्मा बनवाने के लिए बाहर निकल गए और आते आते वह दोनों लोगों के रहने का इंतज़ाम करते हुए वापस आए। घर पर आते आते उन्हें थोड़ी देर हो गई थी, रात के खाने का समय हो गया था। जैसे ही वो घर आए तब टेबल पर खाना लगाया जा रहा था। वो सीधा ही अपने कमरे में चले गए। वैसे भी रुक कर क्या करते, किसी ने भी उनसे बात नहीं की और न ही उनके बाहर से आने का कारण पूछा। इतने पर भी उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज आखिरी बार सब साथ में खाना खा लेंगे, पर वह दोनों ही आज बिना खाना खाए सो गए, क्योंकि उन्हें किसी ने भी खाने के लिए नहीं बुलाया। वह अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी नहा धोकर वह अपना सामान लेकर घर से हमेशा के लिए किसी को भी बिना बताए चुपचाप निकल गए। वह कहीं और नहीं गए बल्कि एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा कर आए थे, और आज से उन दोनों ने ठान लिया था कि आज से वह दोनों यहीं रहेंगे। आश्रम में पहुंचते ही परमानंद जी और उषा देवी को वहीं आश्रम में काम करने वाले व्यक्ति सोहन ने उन्हें उनका कमरा दिखाते हुए उनका सारा सामान कमरे में रख दिया है और कुछ जरूरी कार्यवाही के लिए उन्हें आश्रम के रिसेप्शन पर आने को कहा है। घर छोड़ने के दुख में उन दोनों की ही आंखें अब तक नम थी, और सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उन दोनों को घर छोड़ने से किसी ने भी नहीं रोका था। भले ही परमानंद जी और उनकी पत्नी ने किसी को भी घर छोड़ने वाली बात नहीं बताई थी, पर सामान बांटते हुए तो उनके बहू बेटा दोनों ने देख ही लिया था, पर कुछ भी नहीं कहा उन लोगों ने। उषा देवी जी बच्चों को याद करते हुए और भी जोर जोर से रोने लगी। परमानंद जी ने उन्हें शांत कराते हुए रिसेप्शन पर चलने को कहा। दोनों ही लोग रिसेप्शन पर आकर बैठ गए। अभी वहाँ पर कोई नहीं था। वह वहाँ पर बैठे बैठे राकेश जी का इंतजार करने लगे। राकेश जी वहाँ के इंचार्ज थे, वही वहाँ की देखभाल करते हैं और रिसेप्शन का भी काम संभालते हैं, जैसे किसी की नई भर्ती करना, उस बारे में कागज़ तैयार करना आदि। परमानंद जी और उषा देवी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत देर से बैठे बैठे वह परेशान हो रहे थे। तभी वह थोड़ा उठकर चलने लगते हैं। चलते चलते अचानक से उनकी नज़र वहीं आश्रम के बगीचे में पड़ती है, जो रिसेप्शन के पास ही था। बगीचे में परमानंद जी की नज़र वहाँ पर बैठे हुए एक बूढ़े से आदमी पर पड़ी है, जो पेड़ों को पानी दे रहा है। उसे देखते ही परमानंद जी को ऐसा लगता है कि शायद वह उस बूढ़े आदमी को जानते हैं। उस बूढ़े आदमी का चेहरा परमानंद जी को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। वह उस आदमी को देखने के लिए थोड़ा आगे जाते हैं। आगे जाते ही न जाने क्यों वह जोर जोर से रोने लगते हैं। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, क्या उन्हें अपने बच्चों की याद आई है या वो बूढ़ा व्यक्ति उनके परिचित में है। पता नहीं क्यों वो अभी भी रोते रोते ही जा रहे हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर उषा देवी जी उनकी तरफ बढ़ी हैं और उन्हें दिलासा देते हुए कहती हैं
कि चलो अब रोना छोड़ो, कब तक रोते रहोगे, जो होना था सो हो गया और ऐसा होना है हमें यह भी मालूम था, सब कर्मों का फल है। परमानंद जी ने उन्हें टोका है और वह अब भी रोए जा रहे हैं। टोकते हुए परमानंद जी उनका चेहरा उस बूढ़े आदमी की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हमें घर छोड़ना पड़ा है, यह आंसू किसी और वजह से हैं। परमानंद जी ने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा करके उन्हें देखने को कहा है। उन्हें देखते ही उषा देवी जी की आंखों में भी आंसुओं की धाराएं बहने लगी हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दोनों ही पति पत्नी अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को रोने से रोकना चाहते भी नहीं हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और उनके कदमों में अपना सिर रख देते हैं। परमानंद जी ने उस बूढ़े आदमी को बाबूजी कहकर पुकारा है। उस व्यक्ति और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने परमानंद और उषा देवी को अपने कदमों से ऊपर उठाते हुए कहा कि यह सब क्या कर रहे हो। जैसे उस व्यक्ति ने उन्हें ऊपर उठाया तभी उन दोनों को देखते ही वह थोड़ा पीछे हट गए और एक अजीब से भाव से उन्हें देखने लगे हैं। परमानंद जी ने रोते हुए उनसे माफ़ी मांगी है कि बाबूजी हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, हम दोनों ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है और शायद हम आज उसी का पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर हैं। परमानंद जी को रोता देख उन्होंने उसे गले से लगा लिया है। चाहते हुए भी वह अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं परमानंद जी के पिताजी जुगल किशोर जी हैं। जब वह परमानंद जी को गले से लगाकर रो रहे थे कि तभी पीछे से निर्भय और उसकी पत्नी रीमा अपनी दादी विभाश्री के साथ उन लोगों के पास आ जाती हैं। निर्भय और रीमा को देखते ही वह दोनों लोग चौंक जाते हैं। परमानंद जी के मन में यह सवाल कौंधने लगता है कि उन दोनों को यह कैसे पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, यह लोग कैसे यहाँ आ गए। उससे पहले कि वो उन दोनों से कुछ पूछते कि इतने में उनकी माँ विभाश्री परमानंद जी का नाम पुकारते हुए उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। गले लगाते ही उनके मातृत्व को सुकून मिल जाता है। वह कुछ देर तक उन्हें अपने सीने से ही लगाई रखती हैं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते हैं। उनकी आंखों से थर थर आंसू निकल रहे हैं। उनके गले लगते ही परमानंद जी ने भी रोते हुए उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी है। उषा देवी जी ने भी अपने सास के कदमों में पड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं। कहते हैं ना कि माँ आखिर माँ होती है। वह सब कुछ भुलाकर उन दोनों को माफ़ कर देती हैं और उन दोनों को ही अपने सीने से लगाकर आशीर्वाद देती हैं। कुछ देर के बाद परमानंद जी निर्भय और रीमा से उनके आश्रम में आने का कारण पूछते हैं, क्योंकि वह अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने तो किसी को भी नहीं बताया था कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। निर्भय एक एक करके सारी बातें बताना शुरू करता है। निर्भय ने सभी को बताया कि कैसे उसे सफाई करते करते दादाजी की वो डायरी मिली जो उनके ज़िंदगी भर के सुख दुख की कहानी बयां करती है, जिसमें दादाजी अपनी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सभी बातों को लिखा करते थे। निर्भय को उसके माँ पापा के द्वारा दादा और दादी जी को दिए गए एक एक दुख और तकलीफ़ के बारे में पता चल गया था कि कैसे उन दोनों ने दादाजी और दादी जी पर अत्याचार करके उनको मजबूर कर दिया था इस वृद्धाश्रम में आने के लिए। इन्हीं सब कारण की वजह से उसने अपने माँ पापा से दूरी बना ली थी। उसे लगने लगा था कि कहीं यह सब पढ़कर उसे अपने माँ पापा से नफरत न होने लगे। वह कभी भी यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके माँ बाप जिन्होंने उसे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, वह खुद अपने माता पिता के साथ ऐसा कभी करेंगे। परमानंद जी ने तो अपने माता पिता का श्राद्ध तक कर दिया था। उसने जब यह सब पढ़ा तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वह उन सभी बातों को अपने माँ पापा से पूछना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी यह सब करने की, पर वह यह सब पूछकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उसने बताया कि उसे डायरी को पढ़ने के बाद ही मालूम हुआ कि दादाजी और दादी जी को आज से 12 साल पहले इसी वृद्धाश्रम में छोड़ा गया है। दादाजी ने लिखा था कि वह दोनों अब परमानंद और उषा पर बोझ बन गए हैं, इसलिए वह हमें कल वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है और किसी को तकलीफ न हो, इसी वजह से वह दोनों चुपचाप उनके इस फैसले को मान गए हैं। जैसे ही यह सारी बातें निर्भय ने डायरी में पढ़ी, उसी बात से वह जोर जोर से रोने लगा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे इतना प्यार करने वाले माँ बाप अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं।
उन लोगों ने तो जीते जी उनका श्राद्ध तक कर दिया, उनके जीते जी उन्हें मार डाला है। जिस समय निर्भय को यह बताया गया था कि उसके दादा और दादी जी इस दुनिया में नहीं रहे, एक कार एक्सीडेंट की वजह से वह स्वर्ग सिधार गए, उस समय निर्भय अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसे आने से मना कर दिया गया था। उससे कहा गया कि जो होना था सो हो गया, अब आकर क्या करोगे, व्यर्थ ही पढ़ाई का लॉस होगा और साथ ही साथ पैसे का भी। इन सभी बातों को याद करके वो बहुत रोया। वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके अपने दादा दादी के साथ यह सब हुआ। वह सपने में भी यह नहीं सोच सकता था। डायरी में पढ़ते ही कि वह दोनों किस वृद्धा आश्रम में है, वह तुरंत ही दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए इस आश्रम में आया और उन्हें पाकर वह बहुत खुश हुआ और अपने साथ घर चलने के लिए कहा। पर दादाजी और दादी जी ने घर चलने से मना कर दिया। वह फिर से उस नर्क में नहीं जाना चाहते थे और न ही किसी पर बोझ बनना चाहते थे। अब वह आश्रम ही उन दोनों का घर था, वहाँ के लोगों से ही उनका परिवार था और न जाने उनके जैसे कितने ही और लोग थे उस आश्रम में जो आपस में मिलकर एक दूसरे का दुख बांट लिया करते थे। उन्होंने साफ साफ चलने से मना कर दिया था। निर्भय ने अपने दादाजी और दादी जी को लाने के लिए ही अपने माँ बाप से दूरी बनाई थी और उनके साथ गलत व्यवहार किया था, जिससे उन लोगों को अतीत में अपने माँ बाप के साथ जो गलत किया वो याद करा सके। निर्भय ने अपने माँ पापा से माफ़ी मांगते हुए यह सब बातें उन्हें बताई। निर्भय ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ पापा, मैं आप लोगों के साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास आप लोगों को मिलवाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। मेरे किए गए गलत व्यवहार से दुखी होकर ही आप लोगों ने यहाँ आश्रम में आने का सोचा और आप लोग इसी तरह से यहाँ आ सकते थे। रीमा ने भी परमानंद जी और उषा देवी जी से अपने किए गए गलत व्यवहार की माफ़ी मांगी। उषा देवी जी ने रीमा को गले से लगाकर रोते हुए कहा, तुम लोग कभी भी गलत नहीं हो और बहू हो तो तुम्हारे जैसी बेटा। किसी ने सही कहा है कि एक औरत घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। एक तुम हो जिसने अपने घर को स्वर्ग बनाया। तुम चाहती तो तुम भी वो सब कर सकती थी जो मैंने अपने माँ बाप समान सास ससुर के साथ किया। मैंने तो अपने स्वर्ग जैसे घर को अपने हाथों से ही नर्क बना दिया। मैं बहुत ही बुरी हूँ। उन्होंने एक बार फिर से सबसे माफ़ी मांगी। निर्भय ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा कि माँ कभी भी बुरी नहीं होती, चाहे वह किसी की भी हो। माँ तो सिर्फ माँ होती है और मेरी माँ तो लाखों में एक है जिसने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, बड़ों की इज्जत करना सिखाया। वह भला कैसे बुरी हो सकती है। निर्भय ने कहा, माँ ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मुझे पता है कि दौर चाहे कोई भी हो, पर अरमान हर किसी के होते हैं, चाहे वह औरत हो या मर्द। इच्छाएं हर किसी के मन में होती हैं और जब अरमान पूरे नहीं होते तब इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलती कर जाता है जिसका पछतावा उम्र भर रहता है। अगर दादा दादी जी ने भी कभी आपके और आपके अरमानों के बारे में सोचा होता तो शायद ऐसा कभी भी नहीं होता, पर वह दोनों हमेशा अपने बेटे में ही लगे रहे, हमेशा उसके बुरे व्यवहार में, उसकी गलती में, हमेशा उन्हीं का साथ दिया। पर आपको कैसा लग रहा है, आप क्या चाहती हो, कभी परवाह नहीं की। शायद यह सब उसी की कमी रही होगी जो आपने इस तरह का व्यवहार अपनाया। निर्भय ने सभी को गले लगाते हुए कहा कि ज़िंदगी में सभी लोगों को एक दूसरे की अरमानों, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उनको मान सम्मान, उनको इज्जत देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अगर ऐसा होने लगे तो वह पल कभी भी किसी की ज़िंदगी में नहीं आए। सभी को जीवन में एक दूसरे को स्पेस देते हुए अपनी ज़िंदगी जीने का हक होना चाहिए, तब कोई भी किसी पर भी बोझ नहीं बनेगा। बहू को घर की बाई समझकर सभी का बोझ उसके कंधों पर डालना गलत है। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि बहू घर की इज्जत है, वह हमारे घर की लक्ष्मी है, उसे उस घर में वो इज्जत मिलनी भी चाहिए। घर के छोटे बड़े, अच्छे बुरे सभी फैसलों में उसकी भी राय लेना चाहिए। निर्भय ने उषा देवी की तरफ मुँह करते हुए कहा, माँ आप बुरी नहीं हो, बस वह कुछ समय आया था जो बुरा था और अब वह गुजर गया है। निर्भय की कही गई सारी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तभी निर्भय की दादी उषा देवी जी को गले से लगाकर उनसे माफ़ी मांगती हैं और उन्होंने भी उनके पैर छूकर अपने किए की माफ़ी मांगी। अब सभी लोग बहुत खुश थे। निर्भय के माँ पापा बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ अपने माँ पापा को घर लाते हैं। घर जाते वक्त वृद्धाश्रम के सभी लोग विभाश्री और जुगल किशोर के लिए बहुत खुश होते हैं। सभी हंसकर और खुशी खुशी आश्रम से विदा लेते हैं।
वृद्धाश्रम से जाते वक्त राकेश जी जो वहाँ के इंचार्ज थे, वह जुगल किशोर जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबूजी, इस वृद्धाश्रम में बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने वाले तो बहुत लोग देखे हैं, पर जहाँ से उन्हें वापस घर ले जाने वाले आज पहली बार देख रहा हूँ। सभी लोग हाथ हिलाकर विदा लेते हैं। अब सभी लोग बहुत खुश हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। निर्भय और उसकी पत्नी रीमा के मान सम्मान से सभी का जीवन बड़े ही आनंद से बीत रहा है। सब लोग मिलकर घर का और अपना काम करते हैं। कोई भी किसी पर भी बोझ नहीं है। निर्भय की नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है और वह पहले की ही तरह ऑफिस से आने के बाद अपने माँ पापा, दादी दादा और बच्चों के साथ समय बिताता है। वह और रीमा दोनों ही उन्हीं के साथ शाम की चाय पीते हैं और दिन भर में किसने क्या किया इसकी चर्चा करते हैं। रात का खाना भी सभी साथ में खाते हैं। आखिरकार सुबह का भूला शाम को घर वापस आ ही जाता है और अपनों की घर वापसी होती है। आपको निर्भय का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।